देखा, ये प्राप्ति ने बंद कर दिया, क्योंकि ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा ना कौन से इंटेलिजेंट स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं इधर। अरे आप एक दिन रिच एंड फेमस बोलेंगे तो मैं बोलेगा ना, अरे ये तो मेरे बच्चे लोग थे, इनको तो मैंने पढ़ाया है। वो तो होना ही है, ठीक है ना। एंड इट इज द अदर वे ऑल्सो ना, आप भी बोलेंगे ना ये हमारे सर है, ठीक है। अभी तुम लोग कुछ नया कुछ आविष्कार करो। हम लोग एक लेक्चर रखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि यंगस्टर क्या नया कर सकते हैं, लाइक यू नो व्हाट कैन दे डू न्यू। ऐसा रखना है 5-10 मिनट मे बी इन द लेक्चर। अदरवाइज व्हाट कैन यंगस्टर डू, क्या कर सकते हैं अलग से। आप करते भी होंगे कुछ अलग से, आई हैव नो आइडिया, बट यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, उतना मुझे पता है। सो हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है एंड हम लोग बैंकिंग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। इंटेलिजेंट लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर। यस सर। ठीक है, हम लोग का डिवीजन है ए, बैंकिंग कंपनी। किधर गया मेरा बैंक, ये है डिवीजन ए। डिवीजन बी सर। अच्छा, अपना डिवीजन बी है, ओके डिवीजन बी है, या डिवीजन बी है बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट। हमने लास्ट वीडियो में बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का लाइन ड्रॉ करके रखा था, जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 का हमने लाइन ड्रॉ करके रखा था। सो लेट्स स्टार्ट, बी विथ मी। इट्स अ क्वाइट लेंथी सम, सो थोड़ी स्पीड भी रखनी होगी। द ओनली एडवांटेज जो मुझे दिख रहा है, अरे यार ये क्या हो गया, अरे कैन यू सी स्क्रीन दिख रहा है ना? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट करेक्ट। Balance sheet and profit and loss. Following is the trial balance of Fundus Bank. Authorized, unissued and issued. ये देख के आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा क्या? ये 3 फिगर ट्रायल बैलेंस के होते ही नहीं है। विल कम बैक टू दिस। ऑथराइज कैपिटल थोड़ी ट्रायल बैलेंस में आती है, ट्रायल बैलेंस में तो इश्यूड एंड पेड अप आता है, बट नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट पेड, loss on sale of investment, PF contribution, director's fees, stationery and printing, auditor's fees, general expense, ब्रोकरेज हमेशा अदर इनकम होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, शॉर्ट लोन, ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट, ये नया वर्ड है, ये जब आएगा तब मैं बता देता हूँ। रिजर्व फंड, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक प्रीमाइसिस, केरला गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, करंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, opening P&L, money at call and short notice, bill discounted, shares of other company, cash in hand and with Reserve Bank of India, cash at bank, advance tax, salaries and allowance, interest and discount, interim dividend paid, deposit and saving account. एक normal trial balance है, एक दो नया word है। Bill discounted mature at an average date May 20, including days of grace. All bills are discounted at 10% per annum. I'll come back. Assume all advances are standard. Bank added premises during the year, provide 5% depreciation on opening balance. Provision for tax opening so much increased to 28. Interest accrued on investment. Details of advances are as under. Total advances are 4,53,000. उसकी डिटेल क्या दिया है? Secured by gold, government security, security की information दिया है। Guarantee by directors, shares in textile, bank guarantee, gold, debentures, prepay profit and loss and balance sheet. Okay, मैंने समझाया नहीं है, बट जस्ट हम एक कैजुअली रीड कर लिया है। अब हम सम कैसे स्टार्ट करते हैं? आंसर सबसे पहले सबसे पहले बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का मेन फॉर्मेट होता है। जो लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो देख के ड्रॉ कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको एक पेज छोड़ देना है, आप बाद में ड्रॉ करेंगे जैसे जैसे लगेगा। एक पेज बैलेंस शीट के लिए नहीं लाइन ड्रॉ किया है तो छोड़ दो, एक पेज प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। अब मुझे क्या करना है, सबके शेड्यूल बनाना है। तो आप अपना ये जो नोटबुक है, आप पेज को डिवाइड कर दो। आप पेज को ऐसा डिवाइड करेंगे, हाफ पेज इज वन पेज, हाफ पेज इज वन पेज, एंड वी कैन स्टार्ट ड्रॉइंग द शेड्यूल्स। सब जगह पर 6-7 लाइन आएगी। जब ज़्यादा लाइन लगेगा, मोर देन 6-7,
तो मैं बताएगा, जैसे एडवांसिस है वी रिक्वायर मोर लाइंस। सो आप भी स्टार्ट कर दो। चलिए शेड्यूल्स टू अकाउंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ में स्टार्ट कर दो। हाफ पेज इज वन पेज शीट अकाउंट। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी स्टार्ट कर दो लिखना शेड्यूल्स टू अकाउंट। चलिए बड़ा सा समय, कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंज कैपिटल एवरीवेयर 6 लाइन। जहाँ ज्यादा लाइन लगेगी तो मैं खुद ही बता देगा। रिजर्व्स, रिजर्व में 7-8 लाइन रख दो ना। डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, ठीक है, एवरीवेयर 6 लाइन। बोरोइंग्स के बाद अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। बोरोइंग हो गया 5 नंबर, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। इसमें भी 8 लाइन रख दो। फिर कैश इन हैंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैश इन हैंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर बैलेंस विद अदर बैंक, अदर वर्ड नहीं लिखते एक्चुअली, बैलेंस विद बैंक ही लिखते हैं। एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। फिर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब आएगा एडवांसेस। आपको पता है ना एडवांसेस तो हम ब्रेकअप देके लिखते हैं। आपको कुछ याद आया? नंबर 1 बिल्स, नंबर 1 के पहले ए लिख दो इधर।
bills discounted and purchased. Number 2, cash credits, overdrafts, cash credit, overdraft, and loans repayable on demand. के बाद आप 2 लाइन छोड़ दो, क्योंकि प्लस 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 करके लिखेगा टर्म लोन्स, ठीक है। फिर बी, secured by tangible assets, 2 लाइन छोड़ देना, covered by guarantees of गवर्नमेंट या तो दूसरी बैंक्स, तो भी 2 लाइन छोड़ देना, अनसिक्योर्ड, उधर भी 2 लाइन छोड़ देना। एक्चुअली हमारे को कभी आउटसाइड इंडिया एंड इंडिया की इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो आप सी वाला क्लासिफिकेशन नहीं लिखते एग्जाम में तो वो चलता है, क्योंकि यू आर नेवर गिवन दैट इंफॉर्मेशन। सो आप सिर्फ ए एंड बी करते तो इट्स ओके। वैसे आपको सी का क्लासिफिकेशन चाहिए तो मैं लिख लूँ लिखने के लिए, बट ये नहीं बनाते हैं एग्जाम में तो चलता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको कभी नहीं देते हैं। इन इंडिया कितना है, इन प्रायोरिटी सेक्टर, इन पब्लिक सेक्टर, इन बैंकिंग सेक्टर। सर हम लोग सिर्फ अनसिक्योर्ड तक लिखे तो चलेगा ना? क्या 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 वापस बोलिए बेटा। मतलब सिर्फ अनसिक्योर्ड तक लिखने चलेगा या फिर सी में ही लिखते हैं तो चलता है एग्जाम में। अभी जस्ट लिखने हैं, अभी सीखने के लिए लिखने में नुकसान नहीं है ना, समझे कि नहीं। सीखने के टाइम पर लिख के रखो ना, एग्जाम में जरूरत नहीं है। So ABC are different way of classifying the same advance. ABC are different way of classifying the same advances. थोड़ा स्पीड करना। दिख रहा है आपको ABC? कैन यू सी? क्या आप रीड कर पा रहे हैं? हाँ सर। Fixed assets, other assets, contingent liabilities, interest on other income,
15 interest expended, $16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको पूरा पहले से लिख के रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, वरना आप इतना लिख के लिख सकते हैं ना, PRP अड्डा, आगे बोलो अड्डा के आगे लेट नाइट पार्टी कौन सा सिटी में है, रियो सिटी। याद आया आपको ये PRP अड्डा लेट नाइट पार्टी रियो के बीच में राहुल गांधी, परिणीति किसके साथ, राहुल गांधी कहाँ गए थे, अड्डे पे, अड्डे पे क्या कर रहे थे, लेट नाइट पार्टी, कौन से सिटी में, रियो में। राइट, कौन बोल रहा है ये मेरे साथ, दर्श सर। दर्श सही बोल रहा है, दर्श वेरी गुड। दर्श तू CA कर रहा है, नहीं सर MBA। MBA, यस, મને બધું આવડે છે, MBA में गुजराती में बोलते મને બધું આવડે છે, आई नो एवरीथिंग। क्या आपको ये पूरा फुल फॉर्म लिखना है कि खाली इतना लिखना है, चॉइस इज योर्स। अरे बोलो, अभी से ही पूरा लिखना है कि खाली इतना लिखना है, ठीक है। और 16 के आगे क्या होगा पता है, वर्किंग फॉर, किधर लिखूं, 16 के आगे 7वां नंबर बट विदाउट नंबर, उसको क्या बोलेंगे, 17 नंबर बट नो नंबर, वो क्या है, वर्किंग्स फॉर, ये पार्ट ऑफ योर आंसर है, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। ये 17 नंबर का शेड्यूल है बट 17वां नंबर नहीं है इसको, ठीक है। आपका लाइन रेडी हो गया तो R4 R टाइप करना ना, रेडी, तो फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू आर रेडी R टाइप करना। मेरे को आज सर का एक सर एग्जाम में P&L और बैलेंस शीट दोनों तो नहीं आएगा ना? नहीं, दोनों कभी नहीं पूछते एग्जाम में, आपको P&L और बैलेंस शीट एक ही क्वेश्चन में कभी नहीं पूछते हैं। मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ तो हम लोग मैक्सिमम लाइक 7 आउट ऑफ 10 टाइम और 8 आउट ऑफ 10 टाइम ओनली P&L पूछते हैं, 2 आउट ऑफ 10 टाइम ओनली बैलेंस शीट पूछते हैं, बट नेवर 0 आउट ऑफ 10 टाइम P&L प्लस बैलेंस शीट बहुत पूछते हैं। बट यहाँ तो हम सीख रहे हैं ना, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सीखने के लिए, तो करेक्ट। क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पूरा अभी से ही इंक आउट कर देना है, PRP मतलब P पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, R रेंट रेट टैक्स एंड लाइट, परिणीति का P प्रिंटिंग स्टेशनरी, अड्डा का A एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, D डायरेक्टर फीस एंड अलाउंस, डेप्रिशिएशन, ऑडिटर फीस, लेट नाइट पार्टी, L लॉ चार्जेस, P पोस्टेड टेलीफोन टेलीग्राफ, रियो सिटी, R रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंस। जो लोग आज पहली बार आ रहे हैं उनको ये पता नहीं है PRP अड्डा लेट नाइट पार्टी क्या है, तो आप लोग वीडियो नंबर 3 देख लेना, मज़ा है, इंटरेस्टिंग है, और मैंने टेक्निक दिया है स्पेशली CA करने वाला तो पक्का देखना है ये बात, क्योंकि आपको कोचिंग क्लास में इस तरीके से याद नहीं करवाया है। तुम्हारे में से कोई है क्या CA करने वाले इधर बैठे हैं आज के लेक्चर में, एनीबडी? Yes, sir. बैठे हैं? कोई नहीं है, एनीवे हो गया तो R4 रेडी टाइप करो, R4 रेडी, ओ 12 ऑफ यू आर रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले एक बार एडजस्टमेंट जरा समझ ले, एक बार एडजस्टमेंट समझ के रखते हैं, भले एंट्री उस वक्त बाद में करेंगे। फर्स्ट, बिल्स डिस्काउंटेड एंड मैच्योर
20 including grace days, all the bills are discounted at 10%. Exactly ये क्या है बता पाएंगे? हमारी बैलेंस शीट में जितना बिल ऑफ एक्सचेंज है, हमारी बैलेंस शीट में जितना बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कितना है? 73,000. किस दिन है? 31 मार्च को. उसका ड्यू डेट कब है? क्लाइंट ने हमें दिया है, हमने पैसा ऑन द स्पॉट दे दिया, बट हमें कैसे क्लाइंट से कितना पैसे की डिस्काउंट एडवांस में काट लिया होगा? जब क्लाइंट हमारे पास आता है, हमारे बैंक का कस्टमर हमारे पास आता है, हम तो डिस्काउंट ड्यू डेट तक एडवांस में काट लेते हैं ना. अप टू 20 में हमने काट लिया है, कट करके रखा है. उसका टेक्निकल नाम क्या है बताइए? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. तो कैलकुलेट करके रख ले. एडजस्टमेंट 1 वर्किंग में कर दो अपनी समझने के लिए. कहाँ भी लिखो ना. एडजस्टमेंट 1 क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. सर प्रोविजन और कंटिंजेंसीज का वर्किंग कितना होगा सर? 6 लाख. Close everywhere 6 unless it is given differently. Closing rebate 31st March to 20 May. बताइए कितना दिन? May 20, बराबर ना? 20 मई तक है. सो 50 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. एडवांस में कितना कट कर दिया होगा? कैलकुलेट कर लो कितना इंटरेस्ट एडवांस में कट कर दिया होगा फटाफट. कितना इंटरेस्ट एडवांस में कट कर लिया होगा? क्या आप मुझे कोई कैलकुलेट करके बता सकते हैं? वो 73,000 का फिगर था. 73,000 पर कितना इंटरेस्ट एडवांस में काट लिया है? फटाफट बताओ. कितना इंटरेस्ट एडवांस में काट लिया है? जल्दी 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 बताओ. क्या है रेट ऑफ डिस्काउंटिंग? बताइए रेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है? 10%. 73,000 50 डेज. बताओ कितना हो गया? 73,000 10% 50 डे एग्जैक्टली 1,000. तो पता है इसको क्या करेंगे? आप लोग ने, अनुजा एंड सब लोग ने सही दिया है. एवरीवन हैज गिवन राइट आंसर. ये क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डिस्काउंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. पता है ना? सो जब डिस्काउंट इनकम आप लिखेंगे तब ये एडजस्टमेंट करना याद करना. उसी वक्त कर देंगे तो भी चलेगा. उसी वक्त 11-12 में थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिकली करते हैं, बट हाई लेवल में हम लोग करते जाते हैं. ठीक है. सो लेस फ्रॉम डिस्काउंट इनकम एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड उसी वक्त कर देंगे. ऑल एडवांसेस आर स्टैंडर्ड. ठीक है, तो अच्छी बात है. तीसरा, बैंक एडेड प्रीमाइसिस ड्यूरिंग द ईयर 10,000. तो जब प्रीमाइसिस पर जाएंगे तब हमें एडजस्टमेंट कर लेंगे. फोर्थ, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग 15 है, इट इज टू बी इंक्रीज बाय 28. तो ये भी हम कर लेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स 13,000. ठीक है. इंटरेस्ट अक्रूड हम समझते हैं, P&L क्रेडिट बैलेंस शीट असेट. और ये तो सिक्योरिटी दिया है, नेचर ऑफ सिक्योरिटी है, हम सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, इतनी बातें हैं. चलिए, अभी दुनिया इधर से इधर हो जाए, ट्रायल बैलेंस विल कम वन एंड वन टाइम. अब सबसे पहला ऑथोराइज कैपिटल है. पता है ना, ऑथोराइज कैपिटल तो इंफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है. लिख डालो इंफॉर्मेशन ऑथोराइज कैपिटल. ये तो इंफॉर्मेशन होता है ऑथोराइज कैपिटल की. लिख डालो 5 lakh. 5,000 shares of 100 each. $5,000 shares of 100 each. हाँ, अभी मुझे इधर वो तो इंफॉर्मेशन है. अब कोई मुझे बताना चाहते हैं मेरी पेड अप कैपिटल कितना है?
अब फर्स्ट 3 लाइन रीड करके बोलो मेरी पेड अप कैपिटल कितना है, क्योंकि मुझे तो शेयर होल्डर को पेड अप कैपिटल देनी होती है। मुझे तो शेयर होल्डर को पेड अप कैपिटल देनी होती है। बैलेंस शीट के टोटलिंग में तो पेड अप आता है। कोई आंसर देना चाहते हैं? गिव मी सिंगल फिगर, रुपीस टाइप कर दो, जो भी फिगर है वो। पेड अप कैपिटल अभी तक एक्चुअल स्टार्ट नहीं हुआ है। डोंट से 5 लाख वन टाइम आ गया, नहीं, ऑथोराइज तो इंफॉर्मेशन के लिए है। 1,50,000, ऑल 12 ऑफ यू आर राइट। देखो 5 लाख में हुआ है, सो 3 लाख इश्यू हुआ है, उसमें से 150 तो अनकॉल्ड है, तो एक्चुअली कॉल्ड अप एंड पेड अप इज 150। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स 2 तो इश्यू नहीं हुआ है, तो 3 लाख इश्यू हुआ है, तो मीनिंग है 3000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 50 कॉल्ड अप एंड पेड अप। क्या हमको तो इश्यू पेड अप लिखना है ना? इश्यूड, सब्सक्राइब and paid up. $3,000 shares of 100 each. 100 each. 50 called up and paid. That amount is 1,50,000. आप सब लोग ने सही आंसर दिया था। So 3,000 shares of 100 each is called up. 3 lakh is called up. उसमें से 50 called up and 3 lakh rupees was issued. Okay. 3,000 shares of 100 each. उसमें called up and paid up is 50. 1,50,000 is the balance sheet. ये actual figure है। ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली 1,50,000 देना चाहिए, लेकिन ये एग्जामिनर उस्ताद था, उसने ऑथोराइज अनइश्यूड सब दे दिया। वो जानना चाहता है आपको सब कैपिटल का डिफरेंस पता है या नहीं है। वेरी गुड, चलिए आगे। इंटरेस्ट पेड, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख डालो 48,400। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड किधर है? 48,400। यार मैं एक एक ट्रांजेक्शन ऐसा क्वेश्चन देखेगा, घुमाएगा तो मेरा बहुत टाइम जाएगा, प्लस आप भी समझ नहीं पाएंगे। आई डोंट नो, कोई आंसर देना चाहता है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ है? मैंने बताया नहीं है, अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, बाकी का काम छोड़ो। ये जो अदर इनकम हेडिंग है ना, अदर इनकम हेडिंग, आपको मैंने थियरी नोट दिया नहीं है, आई शुड हैव गिवन आपको। जब मैं थियरी नोट आज, इफ आई रिकलेक्ट, मेरे को याद करवाना ना कोई वन ऑफ यू, और स्वप्न तुम याद करना कि बैंकिंग की थियरी दे दो। जब आप बैंकिंग की थियरी देखेंगे ना, तब जो अदर इनकम होगा ना, सुनना मैं बोलता हूँ, अदर इनकम में क्या आएगा? सबसे पहला आएगा कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, ये आपको पता है। फिर आएगा रेंट रिसीव्ड, लोकल रेंट वगैरह मिलता है, ठीक है, वो भी समझता है। फिर आएगा, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सुनना, मैं अदर इनकम की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट अदर इनकम में क्या क्या आएगा बैंकिंग में? कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, लोकल रेंट रिसीव्ड वगैरह। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वहीं से माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वहां आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, उधर ही माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड। प्रॉफिट ऑन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, उधर ही माइनस लॉस ऑन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट, वहीं माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट। मतलब कि वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस भी वहीं से हम लोग माइनस करते हैं जहां इनकम लिखते हैं। तो ये नया बात है हमारे लिए, ठीक है। सो कभी कभी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, खाली लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता, कोई वांदा नहीं, माइनस में लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम से नेगेटिव फिगर, थर्ड आइटम में लिख दो। पहला कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज लिख लेंगे, हाँ ओके। सो अदर इनकम का नेगेटिव फिगर थर्ड लाइन में लिख डालो ना, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो उधर भी लिख देंगे, वहीं से माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,600 माइनस। क्या ये बात आपको समझ में आया? वापस रिपीट करूं मैं? अदर इनकम, देखो अदर इनकम में आएगा कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज सबसे पहले, लोकल रेंट वगैरह दूसरा, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वहीं से माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड उधर से माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड, प्रॉफिट ऑन फॉरेक्स माइनस लॉस ऑन फॉरेक्स, प्रॉफिट ऑन नॉन बैंकिंग एसेट वहीं से माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट, लाइक दैट। तो लॉस भी अदर इनकम में ही आता है। चलिए आगे, मैं बार बार ये पेज मेरे को टर्न करना पड़ रहा है। पीएफ कंट्रीब्यूशन, सोच के आंसर दो। पीएफ कंट्रीब्यूशन कहाँ आएगा? डेबिट में तो एक्सपेंस हुआ, डेबिट में तो एक्सपेंस हुआ, ये सैलरी रिलेटेड है, वर्कर रिलेटेड है, तो कहाँ आएगा? पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन भी वहीं आएगा 9200 पीएफ कंट्रीब्यूशन अदर एक्सपेंस, इधर पेमेंट्स टू एंड प्रोविजंस पेमेंट्स टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, उसमें पीएफ 9200 ऐड करेंगे प्लस सैलरी वगैरह ऐड करके बाहर लिख देंगे। ऑलराइट, सो पेमेंट्स टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय, पीएफ कंट्रीब्यूशन 9200, वो सैलरी टाइप का ही हो गया ना, डेबिट है, एक्सपेंस है। पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय, पेमेंट्स टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय। चलिए आगे, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, डायरेक्टर फीस, स्टेशनरी, देखो एक्चुअली प्रिंटिंग स्टेशनरी अलग होता है, एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, लेकिन उन्होंने साथ में दिया, मैं साथ में लिख देगा। कमीशन एक्सचेंज ऑन ब्रोकरेज, ओके, इसमें से डायरेक्टर फीस से लेके जनरल एक्सपेंस, ये जो 4 आइटम है वो तो पीएनएल की है, लिख डालते हैं डायरेक्टर फीस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ऑडिटर फीस एंड जनरल एक्सपेंस। लेट्स राइट, लिख देते हैं डायरेक्टर्स फीस, अड्डे में चलो, डायरेक्टर्स फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसी में उन लोग ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, ठीक है। सो डायरेक्टर्स फीस इज 5500, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है 5600, फिर ऑडिटर्स फीस है 1200, फिर जनरल एक्सपेंस है 2700, अदर एक्सपेंस 2700। एक ऑर्डर है, यदि हम ये ऑर्डर फॉलो करते हैं ना सीए की एग्जाम में, तो ऐसा लगता है बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, जो है, बट आप इंटेलिजेंट है वो एग्जामिनर को भी तो मालूम होना चाहिए ना, वरना आप जानते हो, मैं जानता हूं, आपके पेरेंट्स जानते हैं, कभी कभी तो मैं भी नहीं जानता हूं कि आप लोग इंटेलिजेंट है, क्योंकि सब हाइबरनेशन में छुपे हुए हैं। चलिए, सो पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय पीएफ था, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, डायरेक्टर्स फीस है, ऑडिटर्स फीस है, अदर एक्सपेंस है। चले आगे, शुड आई गो फर्दर? यस सर। ओके, बाद में बोलो। सर कमीशन ब्रोकरेज अदर इनकम का पहला ट्रांजेक्शन है, प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट नहीं, उसमें एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट वो डिस्काउंटिंग में है, इंटरेस्ट इनकम में, एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड भी अदर इनकम में है, तो लेट्स राइट इट अदर इनकम, अदर इनकम, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, commission exchange and brokerage 49,400, profit on sale of gold
वो है 35,900, कोई भी ऑर्डर में चलेगा इधर, चले। बाद में आया था शॉर्ट लोन, लायबिलिटी बोरोइंग में आ जाएगा। शॉर्ट लोन था 220, बोरोइंग में आ जाएगा। मैंने कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज लिख लिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड लिख लिया। बाद में बोरोइंग था, शॉर्ट लोन 220, शॉर्ट लोन बोरोइंग में लिख दो, शॉर्ट लोन बोरोइंग में लिख दो, शॉर्ट लोन बोरोइंग में लिख दो, ठीक है। अब ये नया आइटम है हमारे लिए, ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये न्यू वर्ड है आपके लिए। क्या सिंपल मीनिंग, नॉन टेक्निकल मीनिंग क्या होता है? देखो, मेरा इधर बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, बैंक अकाउंट, बिजनेसमैन, बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे बाजू में ही है, मेरा अकाउंट है वहां। मेरा सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा से होता है। एग्जाम्पल समझो, मैं बिजनेसमैन हूँ, वर्ल्ड ओवर में मैं बिजनेस करता हूँ, इंपोर्ट भी करता हूँ, एक्सपोर्ट भी करता हूँ। मेरा नायरोबी केन्या में एक्सपोर्ट भी हो रहा है और वहां से मुझे पैसे लेना है। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें से मैं रिसीट भी होता है, पेमेंट भी होता है, मैं सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन वहां करता हूँ। मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा का नायरोबी केन्या में कोई ब्रांच ही नहीं है। आप समझ में आ रहा है मेरा समस्या क्या है? सो मेरे लिए वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो जब भी बैंक की दूसरे कंट्री में ब्रांच नहीं होती है तो वो क्या कर सकता है, बैंक वाले क्या कर सकता है, वो सोचो, दिमाग लगाओ। अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा में, अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा का जस्ट एज्यूमिंग नायरोबी में ब्रांच नहीं है, जरूरी नहीं है ना हर सिटी में ब्रांच हो अपना, लेकिन मुझे वहां मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा को वहां से रिसीट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करना है, माय बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट। तो हमारी बैंक क्या कर सकती है, दिमाग लगाओ। आंसर बहुत सिंपल है। अरे अपनी बैंक की ब्रांच नहीं है, लेकिन अपने बैंक के दोस्त तो होंगे ना कोई। मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के दोस्त तो होंगे ना नायरोबी में। बताओ, एक बैंक के दोस्त कौन होते हैं? जल्दी बोलो। दूसरी दूसरी बैंक। बैंक। बिल्कुल सही। तो वहां नायरोबी में कोई लोकल बैंक तो होगी ना, बैंक ऑफ नायरोबी। वो बैंक ऑफ नायरोबी में हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट खोल देंगे। हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा नायरोबी की बैंक ऑफ नायरोबी में अकाउंट खोल देंगे और इंडियन कस्टमर के लिए जो भी रिसीट पेमेंट करना है वो वाले अकाउंट से कर सकते हैं। तो ये जो हमने बैंक अकाउंट अपने दोस्त के वहां खोला है, वो दोस्त को क्या बोलते हैं पता है? दोस्त को क्या बोलते हैं? दोस्त को फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं। वो दोस्त को हम लोग क्या बोलेंगे? है। और वो डेबिट में है या क्रेडिट में है मेरा अकाउंट? वहां डेबिट में है। सो दिस ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट इज नथिंग बट बैलेंस विथ अदर बैंक आउटसाइड इंडिया। आप नोटबुक में ऊपर किधर भी लिख दे, इसका मीनिंग लिख दिया। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स अदर बैंक। ये आउटसाइड है, इसके लिए फॉरेन में है, नहीं तो कॉरेस्पॉन्डेंस है। एक्सटेंशन काउंटर टाइप का ये हो गया। कभी हमारी फुल फ्लेज ब्रांच नहीं होती है ना, तो हम क्या करते हैं, वो आइडिया लगाया। ओइंग बाय है क्योंकि मुझे पैसा लेना है, सो ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट कहाँ लिखूं? बैलेंस विद अदर बैंक आउटसाइड इंडिया लिख दिया। मीनिंग समझ में आ गया? चलिए, तो सीबीआई का बी में लिखो, बैलेंस विद अदर बैंक आउटसाइड इंडिया, ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट 20,000। इधर हूं मैं, इधर सेकंड थर्ड लाइन में लिख दो ना, ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट 20,000। डेबिट में इसके लिए असेट, क्रेडिट में होता था तो लायबिलिटी आ जाता था। डिपॉजिट्स हो जाता था क्रेडिट में, हमारा पैसा पॉजिटिव पैसा। सो लायबिलिटी है तो असेट, ये डेबिट में तो मेरे लिए असेट है। ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट। ओवर। आपने लिख दिया ना? स्वप्न जल्दी बोलो। यस सर।
चलिए आप मीनिंग भी लिख डालो। नेक्स्ट, रिजर्व फंड क्या है? स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसका मीनिंग क्या है? इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड। अच्छा, आपको मालूम है द वर्ड रिजर्व एंड फंड में क्या फर्क है? मैंने लास्ट लेक्चर, आई मीन लास्ट ईयर भी शायद बताया होगा, ना टीचर ने, दूसरे टीचर ने बताया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड रिजर्व फंड? देखो, जनरल रिजर्व होता है वो लायबिलिटी में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन वो रिजर्व के पैसे आउटसाइड इंडिया, अरे सॉरी आउटसाइड इंडिया नहीं, आउटसाइड द कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वर्ड फंड लिखते हैं। जैसे कि से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व वर्ड है, तो ये जनरल रिजर्व टाइप का है। लायबिलिटी में रिजर्व सरप्लस लिखता हूं। लेकिन जब लायबिलिटी साइड में फंड वर्ड लिखता हूं ना, फंड, तो उसका मतलब है ये रिजर्व के सामने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी है, तब वर्ड फंड लिखते हैं। सो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक रिजर्व है, बट उसके लिए पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया आउटसाइड का बिजनेस। लेकिन जब फंड में क्या होता है, पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो असेट साइड में एक इन्वेस्टमेंट भी हमें मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम में देखिए आप, ये प्रॉब्लम में क्या वर्ड लिखा है, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रिजर्व फंड है, ठीक है। तो रिजर्व फंड तो मैं लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेगा, पर आप आगे जाके देखेंगे तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है। देखो ना, केरला गवर्नमेंट बॉन्ड, इन एनी वे ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन विल कम वन इन वन टाइम। मैं आपको खाली मीनिंग बताता हूँ। क्या मैं आपको मीनिंग बताता हूँ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिजर्व्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंड? ओनली रिजर्व वर्ड में सामने इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बट जब वर्ड फंड होता है तो सामने हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन एनी वे ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन विल कम वन टाइम। सो रिजर्व फंड, रिजर्व एंड सरप्लस में इनर कॉलम में लिखना, दिस इज नथिंग बट द स्टैट्यूटरी रिजर्व, दिस इज नथिंग बट द स्टैट्यूटरी रिजर्व। रिजर्व फंड 80,000। अब ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं इन्वेस्टेड इन केरला गवर्नमेंट बॉन्ड, ऐसा लिख सकते हैं। कंपलसरी नहीं है बट लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन केरला गवर्नमेंट बॉन्ड लिख दो ना ब्रैकेट में। सो रिजर्व फंड मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व। हाँ, अब रिजर्व फंड स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है, ये भी लिखना है तो लिख दो अपने समझने के लिए कि रिजर्व फंड स्टैट्यूटरी है। ब्रैकेट में लिख डालो इन्वेस्टेड इन केरला गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? इन्वेस्टेड इन केरला गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। ट्रायल बैलेंस विल कम वन इन वन टाइम, बाकी कोई मीनिंग नहीं है। आगे चलो, इनर कॉलम में क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर करेंगे। सेम वे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, वो भी लिख दो। हमारा क्या जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000। इन्वेस्टमेंट, पूरा नाम लिखना ना, फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, ये भी किधर ना किधर पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा, तभी वर्ड फंड लिखते हैं। नहीं तो हम लोग खाली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वर्ड लिखते थे। सो रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड। आगे चलिए, बॉन्ड, अच्छा ये तो एक ही था। बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स एंड कैश क्रेडिट, डेबिट में है कि क्रेडिट में? डेबिट में। पता है ना ये क्या है? दिस इज एडवांसेस, लोन 380, या 380 एडवांसेस 3,80,000। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स। सुनो, द थ्री वे इन विच बैंक कैन गिव द लोन: नंबर 1 बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, नंबर 2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड। ओवरड्राफ्ट समझते हैं ना? सपोज कस्टमर का 1 लाख बैंक में है, उसने 150 निकाल लिया, बैंक ने 50 एक्स्ट्रा निकालने के लिए दे दिया, तो 50,000 ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक के लिए वो लोन्स एंड एडवांसेस है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कैश क्रेडिट वर्ड समझते हैं ना, लोन अगेंस्ट स्टॉक एंड डेटर, मैंने डिटेल में समझाया था उस दिन, मेरा वीडियो नंबर 3 में है आई थिंक सो। कैश क्रेडिट मैंने डिटेल में समझाया था, इट इज अ लोन अगेंस्ट स्टॉक एंड डेटर, वर्किंग कैपिटल लोन है। हमने ये भी देखा था सीए को फीस कमाने का कहाँ स्कोप होता है, सीए एमबीए वगैरह को, ठीक है। सो कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड। आगे, बैंक प्रीमाइसिस 60,000, प्रीमाइसिस में कुछ एडजस्टमेंट भी कर देते हैं ना। बैंक प्रीमाइसिस 60 है, कौन सी डेट पर है 60,000? कौन सी डेट पर है ये 60,000? 31 मार्च। क्या लिखा है? बैंक एडेड प्रीमाइसिस ड्यूरिंग द ईयर 10,000। सोच के आंसर देना, ये 10,000 की एंट्री हो गया है
कि करना बाकी है। जल्दी बोलो, माइक में बोलेंगे तो अच्छा है। इज द एंट्री ओवर, तो वाई वर्ड लिखो। आपको लगता है एंट्री नहीं हुआ है तो एन वर्ड लिखो। आपको लगता है एंट्री हो गया है तो वाई वर्ड लिखो चैट में। नहीं हुआ है ऐसा आपको लगता है तो एन वर्ड लिखो। इफ यू अग्री कि बैंक ये एंट्री हो गई है तो वाई वर्ड लिखो जल्दी से। मुझे लगता है एंट्री हो गया है ऐसा तो, अरे आपने ऑल 12 मेरे साथ में, क्या इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, सही सोच रहे हैं। ये एंट्री हो गया ऐसा क्वेश्चन में थोड़ी बोला है कि ये एंट्री नहीं हुआ है। बैंक ने तो खाली बताया है प्रीमाइसिस इज एडेड और 5% डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पर करना है, इसके लिए ब्रेकअप दे देगा। देखो आपने कंपनी फाइनल अकाउंट में सीखा होगा, क्या सीखा होगा कंपनी फाइनल अकाउंट में कि किधर है मेरा असेट, किधर है कंपनी फाइनल अकाउंट में, आप सीखते हैं पता है, एनी परचेज सेल शेयर होल्डर को बताना पड़ता है। सो देखो प्रीमाइसिस कैसे लिख रहा हूं, ओपनिंग एंड एडिशन, टोटल 60 है एंड ऑफ कोर्स लेस डेप्रिसिएशन की एंट्री बोला है हमको कि डेप्रिसिएशन करना बाकी है। समझ में आया? सो प्रीमाइसिस ओपनिंग कितनी है पता नहीं है, एडिशन भी है 60 टोटल है एंड डेप्रिसिएशन करना बाकी है। अब एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 10 है तो ओपनिंग तो 50 हो जाएगा ना, इतना तो इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब 5% डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पर बोला है, डेप्रिसिएशन 5% ओपनिंग बैलेंस पर बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है, तो फिर 2400 आ जाएगा। कर दो 5% डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस, 5% डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस कर दो, कर दिया। और सेकंड इफेक्ट पीएनएल में लिखना पड़ेगा ना, अड्डे में जाओ, डेप्रिसिएशन 2500, डेप्रिसिएशन 2500, ठीक है। सो प्रीमाइसिस की एडजस्टमेंट ही कर दिया हमने, टेंशन ही ना रहा। 12th में क्या करते हैं पता है, क्योंकि वो एलिमेंट्री लेवल होता है, पहला पूरा ट्रायल बैलेंस करते हैं, फिर एक के बाद एडजस्टमेंट सिस्टमेटिकली लेते हैं, दैट्स ओके, नथिंग रॉन्ग। वहाँ मार्क की गेम थी, यहाँ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट की गेम है। और मार्क की गेम में तो आप विनर थे, मुझे पता है। बादाम, अखरोट, अखरोट मतलब वॉलनट, आलमंड, क्या क्या खाते थे याद करिए स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में, तब जाके 95-99% लाए होंगे। ओके, प्रीमाइसिस के बाद केरला गवर्नमेंट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, ये तो दोनों इन्वेस्टमेंट है, लिख डालो 80 एंड 420, केरला गवर्नमेंट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। स्वप्न, ये 95-99% तुम लोग में से जो लोग लाते हैं, क्या खाना पड़ता है? सब पता नहीं पता सर चला? क्या खाते ये। कौन लोग लाए हैं तुम्हारे में से 95-99%? सर अनुजा को पूछो सर, वो है। मैं तो कभी नहीं लाया तो मुझे नहीं मालूम पड़ता है। अनुजा क्या खाना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट, केरला गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि तो मैं दूसरे को भी बोलूँ ना ये खाना स्टार्ट कर दो, कि मॉम को पूछना पड़ता है क्या खाने खिलाते हैं वो लोग। आगे अनुजा जवाब नहीं आया, किसी ने जवाब नहीं दिया, क्या खाना पड़ता है? चैट में लिखे क्या खाना पड़ता है 99% लाने के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे नेबर लोग हैं ना, मेरे को पूछते रहते हैं 99% लाने के लिए क्या करें, तो मुझे तो मालूम ही नहीं है क्या करना होता है। मत बोलो, जाओ, कीप द सीक्रेट विथ यू, नहीं तो सब लोग लेके आएंगे, राइट? हाँ सर, ये ऐसा ही करते सब, मेरे को भी नहीं बताते। गर्ल्स लोग ऐसे करते हैं, वो बताते नहीं है कभी, बॉयज तो बेचारे भोले होते हैं, बता देते हैं। सर इसमें क्या बताना है, खाना ही खाते हैं हम। जोर से बोलो जरा। सर हम लोग भी खाना ही खाते हैं जैसे आप लोग नहीं खाना। लेकिन तुम कुछ तो स्पेशल फूड होगा, टॉप सीक्रेट, जो मुझे नहीं मालूम है, लाइक आलमंड, वॉलनट, कुछ तो होगा
नहीं सर। आई डोंट नो, कुछ तो होगा, मेरे को सरप्राइज फाइंड करनी पड़ेगी। करंट अकाउंट सोचो क्या है, पता है? मेरा और आपका बैंक में अकाउंट होता है ना, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। मेरे आपके लिए असेट होता है, वही बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, वो डिपॉजिट होता है। करंट अकाउंट 585, डिपॉजिट्स 585, करंट अकाउंट। अनुजा तुम कितना परसेंटेज लाई थी 12th में और 10th में? सर 12th में 96 था एंड 10th में 95.2। वेरी नाइस परसेंटेज। करंट अकाउंट्स वेरी नाइस। करंट अकाउंट्स ये डिपॉजिट्स हो गया। और भी लोग हैं अपने क्लास में लाने वाले, बट यू आर ऑल्सो देयर। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स 15 इनर कॉलम में लिखता हूं, अदर लायबिलिटी, और कुछ एडजस्टमेंट है वो भी कर ही देते हैं ना हम लोग। अदर लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके। प्रोविजन फॉर टैक्स 15, कुछ एडजस्टमेंट है, हम देख लेते हैं क्या है। क्या एडजस्टमेंट है, क्या आप मुझे मदद करेंगे समझाने के लिए? कि प्रोविजन फॉर टैक्स एट बिगिनिंग स्टूड एट 15 मालूम है, एंड इट इज टू बी इंक्रीज टू वर्ड है 28। तो मतलब मुझे करंट ईयर में कितनी एंट्री लिख डालो, ये करंट ईयर में कितने से एंट्री करूं? आप एंट्री लिख डालो, करंट नोटबुक में लिख दो ना। करंट ईयर में एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना है कर दो, ऑलरेडी 15 है, एंड यू इंक्रीज इट टू 28, दैट मींस 13 मोर। इज दिस राइट? आप बताइए क्या ये सही है? अरे बोलो ना। यस Yes, बिल्कुल सही है। एंट्री कर दो, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। पता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में कहां आता है प्रोविजन फॉर टैक्स? याद करिए, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन फॉर टैक्स कहां आता है? याद करिए, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी हेड में आता है। कहां आता है? प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी हेड में आता है। 13,000, सॉरी 13,000 जर्नल एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स। पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल में एक जगह है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी। सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में ऐड कर दो, लायबिलिटी में ऐड कर दो। कहाँ है अदर लायबिलिटी? लायबिलिटी में ऐड कर दो, एडिशन। फिर भी आप इनर कॉलम में रखना क्योंकि और कुछ है, ऐड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से मुझे टैक्स पेड माइनस करना है। 13,000 था ना अमाउंट? हाँ 13 था, 13। टोटल 28 तक लेके जाना है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी इंक्रीज टू 28। सो अल्टीमेटली प्रोविजन फॉर टैक्स 28 है। क्लियर? पीएनएल डेबिट 13,000 टू प्रोविजन फॉर टैक्स 13। आगे चले, पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज टू प्रोविजन फॉर टैक्स। चलिए नेक्स्ट, ओपनिंग पीएनएल। क्या आप बता सकते हैं ओपनिंग पीएनएल कहां आएगा? मेन प्रॉफिट एंड लॉस में जगह है प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बनता है 25,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर में ओपनिंग बनता है 25,000। प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 25,000, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 25,000, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। आगे चले, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस एंड बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड तो एडवांसेस का पहला ट्रांजैक्शन है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, सीबीआई पर चलो, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 70,000। मनी एट बैलेंस विथ अदर बैंक, सीबीआई, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। उसके बाद बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस था ना 73,000 था, 73,000। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस 73,000, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड एट 73,000। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 70।
आगे देखो, शेयर्स ऑफ अदर कंपनी इन्वेस्ट। सर एक मिनट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस एक बार दिखा जाना। या सीबीआई का भी निकालो, 7 नंबर, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 70,000। यस सर, डन। And shares of other company 117,000 investment, shares of other company investment 117, shares of other company पर थे हम लोग 117, shares of other company 117 investment। उसके बाद कैश इन हैंड एंड रिजर्व बैंक, सीबीआई का सी, कैश एट बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक। So cash in hand and with Reserve Bank of India 110 and cash at bank 3 lakh. Cash in hand and balance with Reserve Bank. Cash in hand and balance with Reserve Bank of India. Cash in hand and balance with Reserve Bank of India. That's 1,10,000. And cash at bank balance कहाँ भी लिखो ऊपर नीचे चल जाएगा। बताइए कैश एट बैंक कितना है? 3 लाख। So schedule number 6 and 7, cash in hand and balance with Reserve Bank of India 1,10,000, cash at bank 3 lakh। चले, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स जनरली प्रोविजन में से माइनस करते हैं कि मुझे 28 प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसमें से कुछ भर दिया है तो माइनस कर दो 9,000। 28 प्रोविजन है, 9 भर दिया है। हाँ, कभी कभी हम ज्यादा भी भर देते हैं, समझो 30 भर दिया है तो फिर एक्स्ट्रा टू असेट में बता देते हैं एडवांस टैक्स, लायबिलिटी में कुछ नहीं बताएंगे। फिर सपोज 30 भर दिया है तो 2,000 एक्स्ट्रा है ना, वो एडवांस टैक्स अदर असेट्स, बट ईयर 28 पेएबल है, 9 भरा है, सो 19,000। आगे चले, चलिए अब बताओ सैलरी एंड अलाउंस कहाँ आएगा? सैलरी एंड अलाउंस पीआरपी, पी पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय में ऐड कर देंगे, ऑलरेडी पीएफ कंट्रीब्यूशन है, ये भी ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट तो इनकम है, इनर कॉलम में लिख के क्लोजिंग रिबेट की एडजस्टमेंट भी कर देंगे। चलो इतना तो कर ही देते हैं। सैलरीज कितनी है? 73,500। पीआरपी अड्डे में चलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 73,500, सैलरी 73,500, ऑलरेडी पीएफ है 9,000, सो 82,700 हो जाएगा। 82,700 हो जाएगा मेरा टोटल पीएफ कंट्रीब्यूशन, और उसमें सैलरी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम, उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम स्टार्ट करूं? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम, ये हम जो लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं ना, उसके पर इनकम कमाते हैं। इसमें से याद है एडजस्टमेंट नंबर 1 की वर्किंग क्या? किसी को क्लोजिंग रिबेट का फिगर याद है? लेस करके लायबिलिटी 1,000 या अदर लायबिलिटी में आ जाएगा। सेकंड इफेक्ट, closing rebate, it is nothing but discount income received in advance. It is nothing but the discount income received in advance, other liability.
क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, पूरा नाम लिखना, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। Closing rebate on bill discounted is other liability. Closing rebate on bill discounted is other liability. सर इंटरेस्ट अर्न में 1,69,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा ना? हाँ, या अभी से ही लिख सकते हैं, लिखना है तो। दिख दिया है कि मैंने नहीं लिखा है? हाँ सर लिखा है। या 169। चले आगे। यस सर। नेक्स्ट, सोच के बोलिए। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ आता है? एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। एंड डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक, डिपॉजिट का मतलब एफडी एंड सेविंग बैंक, ये कहाँ आता है? डिपॉजिट में, करंट अकाउंट, सेविंग बैंक एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। सो डिविडेंड पेड लिख डालो अप्रोप्रिएशन में, मेन अप्रोप्रिएशन में। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में लिखे, थर्ड डिविडेंड पेड। पहले हम ऊपर वो स्टैट्यूटरी रिजर्व वगैरह लिख देंगे ना, पहले भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। एंड डिपॉजिट, सेविंग बैंक, डिपॉजिट्स का मतलब यहाँ फिक्स डिपॉजिट्स होता है, डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स अकाउंट। डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट 4,55,000। डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट 4,55,000 है। एंड इंटरिम डिविडेंड मैंने अप्रोप्रिएशन में लिखा है। तो फिर हमारा ट्रायल बैलेंस तो खत्म हो गया। अब जरा एडजस्टमेंट लेफ्ट आउट चेक कर ले। अब जरा एडजस्टमेंट लेफ्ट आउट है, हम चेक करें क्या? यस, करें ना? यस सर। एडजस्टमेंट 1 हो गया। सेकंड, एज्यूम ऑल एडवांसेस आर स्टैंडर्ड। ये क्यों बोला है? सोच के बोलो। एज्यूम ऑल एडवांसेस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया है, टर्म लोन तो है ही नहीं, कोई मानना नहीं सर प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स चेक मार ही करने के सकते हैं। लिए ये वाला टोटल तो हम मार ही दे, 4,53,000। In fact, total of A is always equal to total of B. 53 is always equal to total of C. So total loans and advances 4,53,000 है। टोटल लोन्स एंड एडवांसेस 4,53,000 है। और ये जो भी एडवांसेस है 4,53,000 सब स्टैंडर्ड है, एक भी एनपीए नहीं है। तो क्या मुझे कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री करनी पड़ती है? सोच के बोलो। सोच के बोलो। भले सभी एडवांसेस स्टैंडर्ड है, तो क्या कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री करनी पड़ती है? हाँ, उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन स्टैंडर्ड एडवांसेस। कितनी करनी पड़ेगी, क्या किसी को याद है? कितनी करनी पड़ेगी? 0.4%। अच्छा, पहले के तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ऐसे नहीं किया था। आई टेल यू क्यों नहीं किया था। पहले कोई ऐसे कंबाइंड प्रॉब्लम ही नहीं आया है, ओनली पीएनएल बनाना है, तो फिर जो भी है वो उन लोग ने वहां दिया था। या तो ओनली बैलेंस शीट का है तो फिर पीएनएल तो बन ही गया था। लेकिन ये पहला और आखिरी प्रॉब्लम है जिसमें मुझे पीएनएल एंड बैलेंस शीट दोनों बनाना है। तो 1812 जर्नल एंट्री है, पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन स्टैंडर्ड एडवांसेस। पता है ये पीएनएल में कहाँ लिखते हैं? प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंसी सेट, एंड प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एडवांसेस वो अदर लायबिलिटी में लिखते हैं, वो डेटा से लेस नहीं करते हैं। प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन स्टैंडर्ड एडवांस को हम अदर लायबिलिटी में लिखा जाता है। प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन स्टैंडर्ड एडवांसेस
प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन स्टैंडर्ड एडवांसेस कुछ नहीं है तो 0.4 होता है। P&L टू प्रोविजन फॉर लॉसेस, P&L में डेबिट आएगा एंड प्रोविजन फॉर लॉसेस अदर लायबिलिटी 1812। कितने लोग को समझ में आया? एस वर्ड करिए, समझ में आया तो ऑल एडवांसेस आर स्टैंडर्ड, सो स्टैंडर्ड एडवांस को मुझे 0.4% करना होता है। पहले हमने कोई प्रॉब्लम में ऐसा नहीं किया क्योंकि वहाँ ओनली P&L बनाने को पूछा है, तो फिर जितनी इन्फॉर्मेशन दिया उतने से ही कर सकता हूँ। बैलेंस शीट की तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कैलकुलेशन के लिए। सेम वे कभी एक बैलेंस शीट का प्रॉब्लम पूछा है तो उसमें तो सब P&L ही बन गया था। 1812 P&L में डेबिट करो, प्रोविजन फॉर लॉसेस 1812, अदर लायबिलिटी। आप जस्ट इंक्विजिट है, आप नॉलेज और एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आप कोई भी एक बैंक ले लो, से इंड बैंक, एग्जांपल दे रहा हूँ, HDFC बैंक, उनका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो और एक बार बैंक की बैलेंस शीट देखो, उनके शेड्यूल्स देखो, तब कनेक्ट कर पाएंगे। 1812 अदर लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन स्टैंडर्ड एडवांस। अब पूरा लिखो ना, प्रोविजन एडवांस, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन स्टैंडर्ड एडवांस, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन स्टैंडर्ड एडवांस अदर लायबिलिटी में लिखा जाता है। आगे चले, प्रोविजन फॉर लॉसेस इट्स ऑन स्टैंडर्ड एडवांस अदर लायबिलिटी। नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट प्रीमाइसिस का हो गया है, फोर्थ भी हो गया है टैक्स का। फिफ्थ, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, P&L क्रेडिट एंड बैलेंस शीट अदर एसेट्स। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, किधर है इंटरेस्ट इनकम, वो अलग से लिखा जाता है, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो अलग से है, इट्स इंटरेस्ट बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 750, P&L क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, अक्रूड इंटरेस्ट। चलिए, P&L credit and other assets, P&L credit and other asset, P&L credit and other assets। चले आगे, हाँ सर चलो। पता हमने कल मैंने वो यूनिवर्सल ट्रैवल पास के लिए एप्लीकेशन किया था, मैंने बोला ना मैंने कर दिया, अभी अभी SMS आया कि अप्रूव हो गया, मुझे खाली डाउनलोड करना है पास को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पास है। चलिए आगे जाते हैं। मस्त घूम सकते हैं अब। हाँ आप घूम सकते मस्त। हाँ, लेट्स सी क्या है, बिकॉज आई एम फुली वैक्सीनेटेड लाइक यू। आपने भी जिसने 2 डोजेस नहीं लिया प्लीज ले लेना। हाँ चलिए, अभी ये क्या है, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस आर नथिंग बट द डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी है। देखो हमारा टोटल एडवांस बैलेंस शीट में उसके साथ टैली हो रहा है ना, 4,53,000 का था ना, पता है ना, लोन्स एंड एडवांसेस देखिए शेड्यूल नंबर 9। हाँ सर 453। हाँ तो वो 453 को सिक्योरिटी की सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड करना है। 53,000 सिक्योर्ड बाय गोल्ड, बोलो कहाँ लिखो 53,000, नंबर 9 सिक्योर्ड बाय गोल्ड, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट में आएगा। यस सर। ठीक है, तो खाली इधर ब्रैकेट में लिख डालता हूँ 53,000, क्योंकि और भी बहुत ट्रांजेक्शन है, सबका प्लस 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 करके बाहर लिखेगा। मुझे 4,53,000 की डिटेल्स देनी है कि वो टेंजिबल है, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, कवर्ड बाय गारंटीज ऑफ अदर बैंक और अनसिक्योर्ड है।
सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट में क्या होता है, यदि कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो बैंक वो असेट का कब्जा करेगी, परचेस करेगी, बाजार में बेच के पैसा वसूल करेगी। क्लियर? चले आगे। अब बताइए, मेरी 170 की लोन है, मेरी 170 की लोन है, लेकिन सिक्योरिटी कितने की है? 1,80,500 है, क्योंकि 1,80,500 की सिक्योरिटी 170 की लोन है, तो फुल सिक्योर्ड है, तो 170 भी इधर ऐड कर दो, 170 भी ऐड कर दो। फुल सिक्योर्ड है, 170 की लोन है, सिक्योरिटी का अमाउंट ज्यादा है, सिक्योरिटी कम होती है तो थोड़ा अनसिक्योर्ड बनता है। सो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट फुल 170। आगे 70,000 की जो लोन है वो गारंटी बाय डायरेक्टर वर्ड है, मतलब कि कंपनी में पैसे नहीं दिए तो डायरेक्टर को उठा के बेच देंगे, क्या ऐसा मीनिंग होता है? हाँ सर, ऐसा ही कुछ, दादागिरी। क्या ऐसे ही मतलब मैं डायरेक्टर को बेच डालू उठा के? हाँ सर, दादागिरी वसूले। नहीं नहीं, गलत जवाब। दिस इज नोन एज पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर। ये अनसिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड है। कोई टेंजिबल एसेट किधर है देखो ना, क्या सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट है? क्या कंपनी के पास कोई टेंजिबल एसेट है? नहीं है। क्या कवर्ड बाय गारंटीज ऑफ अदर बैंक है? नहीं है, अनसिक्योर्ड में आएगी। अब सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, लिसन मी केयरफुली, क्योंकि तुमको वही तो सीखना है। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, सपोज आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% के केस में बैंक सिक्योरिटी तो सब लेगी ही लेगी, लैंड बिल्डिंग मशीनरी पूरी या डबल द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, प्लस इन एडिशन टू दैट वो डायरेक्टर को, पार्टनर को, प्रोप्राइटर को बोलेंगी तो तुम अपनी पर्सनल गारंटी भी दो। लिसन मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। क्या बोला मैंने? बैंक जब भी लोन्स एंड एडवांसेस देती है तब बिजनेस की और जो भी असेट है, लैंड बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, वो तो सब मॉर्गेज रख ही लेगी, प्लस पार्टनर प्रोप्राइटर डायरेक्टर को बोलती है तुम अपनी पर्सनल गारंटी दो। मतलब यदि कंपनी बिजनेस फेल हो जाता है तो कंपनी की जो भी असेट सिक्योरिटी रखेगी वो तो बेच के वसूल करेंगे, वो कम पड़ेगी तो डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर जिसने भी पर्सनल गारंटी है उसकी भी सब असेट बिक जाएगी। तो जब आप बड़ी कंपनी है, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी कंपनी है, तो आप है ना बैंक से निगोशिएट कर सकते हैं कि मैं मेरी पर्सनल गारंटी नहीं देने वाला हूं, आप चाहे वो हमारी बिजनेस की असेट को गिरवे रखो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव पर्सनल गारंटी। बैंक मानती नहीं है नॉर्मल केसेस में, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी साउंड कंपनी है और बैंक चाहती है कि वो कस्टमर मेरे वहां आए तो वो हो सकता है। जैसे इन्फोसिस बैंक से लोन लेने को जाता है तो इन्फोसिस के डायरेक्टर बोल सकते हैं हम हमारी पर्सनल गारंटी नहीं देंगे। अब विजय मल्ल्या के केस में क्या हुआ है पता है? उसने अपनी पर्सनल गारंटी भी दिया था, जब उसने बैंकों से लोन लिया है तब उसने पर्सनल गारंटी भी दिया था। तो वो जितनी भी कंपनियां थी उसकी, जैसे किंगफिशर वगैरह जो फेल हो गई है, उनकी तो जो असेट बेच के कंपनी पैसा बैंक वगैरह पैसा वसूल कर सकते हो तो किया, प्लस विजय मल्ल्या का पर्सनल असेट लाइक ए शेयर्स, लाइक ए बंगलो, वो भी बिक गया है क्योंकि उसने पर्सनल गारंटी दी थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट अनिल अंबानी, मुझे उसकी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने उनकी बैलेंस शीट वगैरह स्टडी नहीं किया है। पता है आपको, अनिल अंबानी ग्रुप भी पैसा नहीं दे पा रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन उसकी कंपनियों ने, यदि अनिल अंबानी ने बैंकों से लोन लेने के टाइम पर पर्सनल गारंटी दिया होगा
तो फिर अनिल अंबानी की पर्सनल एसेट सब बिक जाएगी बैंक को अपनी पैसा वसूल करने के लिए। लेकिन यदि अनिल अंबानी ने, क्योंकि उस जमाने में अंबानी ग्रुप वॉज वेरी फेमस, तो हो सकता है शायद उसने अपनी पर्सनल गारंटी न दिया हो। बैंकर को तो अंबानी ग्रुप चाहिए एज ए बिज कस्टमर, लेकिन यदि अनिल अंबानी ने खुद ने पर्सनल गारंटी नहीं दिया है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने उसकी बैलेंस शीट वगैरह कोई स्टडी नहीं किया है, तो फिर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। क्लियर? आपको समझ में आया ये पॉइंट? आपको लगता नहीं है कि आप बैंकों के साथ निगोशिएट करो, लेकिन आपको निगोशिएशन का स्कोप इतना ज्यादा नहीं होगा। बैंक बोलेंगे ठीक है आप पर्सनल गारंटी नहीं देते तो आपको ही अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ही अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम आपको कहां से लोन देंगे? दिस विल बी द स्टैंड ऑफ द बैंक, सो यू टू नेगोशिएट ऑन दिस। बट एनीवे, पर्सनल गारंटी तो उसके बिना बैंक लोन ही नहीं देती है, बट वो टेंजिबल सिक्योरिटी में नहीं आएगा, सो ये अनसिक्योर्ड हो गया 70 का, बिकॉज खाली डायरेक्ट की पर्सनल गारंटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्लियर? 10,000 की लोन है, शेयर 6,000 है, तो 6,000 सिक्योर्ड है एंड 4,000 अनसिक्योर्ड है। इज दैट पॉइंट क्लियर? 10,000 की लोन लिया है, लेकिन शेयर्स एज ए सिक्योरिटी अवेलेबल ओनली 6 है, ठीक है, तो 6 सिक्योर्ड में लिखेगा, 4 अनसिक्योर्ड में लिखेगा। ये मैंने जो गारंटी वगैरह वाली की बात बताई, हार्डली कोई आपको बता पाएगा, बिकॉज ये हमने जब एक्चुअल हमारी कंपनी में लोन्स लिया है, निगोशिएट किया है ना, तब पता चला है कि बैंक डजंट गिव एट ऑल। एनीवे 6,000 सिक्योर्ड है, 4 इज अनसिक्योर्ड। इनफैक्ट विजय मल्ल्या के केस में तो ये मैं बोल सकता हूं कि उसने है ना पर्सनल गारंटी दिया है। नॉट ओनली दैट, फिर विजय मल्ल्या ने खुद ने किंगफिशर या जो भी कंपनियां हैं उसको फीस चार्ज किया है, बोलता है मैंने कंपनी के लिए पर्सनल गारंटी दी, गिव मी 1% फीस, और वो फंस गया है अभी। उसको तभी अच्छा लगा होगा मैंने अपनी कंपनी से फीस लिया है, बिकॉज आई हैव गिवन पर्सनल गारंटी। आगे, व्हाट अबाउट द 60,000 बैंक गारंटी? बाद में और कोई गारंटी का ट्रांजेक्शन नहीं है। 60,000 बैंक गारंटी, बोलो कहां लिखूं? 60,000 बैंक गारंटी, एक ही ट्रांजेक्शन है तो डायरेक्टली बाहर लिख सकता हूं। 60,000 बैंक गारंटी, आगे चले। एंड नेक्स्ट 50,000 की लोन है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू तो 85 है, ये तो फुली सिक्योर्ड हो गया। 50,000 का लोन है, लेकिन सिक्योरिटी की वैल्यू ही 85 है, तो ये तो फुली सिक्योर्ड हो गया है। 50,000 सिक्योर्ड है। $50,000 सिक्योर्ड, चले। एंड आखिरी 40,000 की लोन है, लेकिन डिबेंचर की वैल्यू तो 46 है, तो ये भी फुली सिक्योर्ड हो गया। $40,000 फुली सिक्योर्ड है। टोटल करके सब बाहर लिखो, तो ये 74 है। चेक करो सिक्योर का टोटल कितना है। 53,000 प्लस 170,000 प्लस 6,000 प्लस 50 प्लस 40, 319 होता है। 319 प्लस 60 प्लस 74,000, 4,53,000 टैली हो गया है। यस, फिगर्स आर टैली। इनफैक्ट मुझे लगता है सम भी अपना खत्म हुआ है। ये जो पर्सनल गारंटी वाला पॉइंट है ना, जब बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर्स हमेशा पर्सनल गारंटी साइन कर देते हैं। आई टेल यू क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनको तो अपने बिजनेस पर बहुत भरोसा होता है ना। जब लोन लिया है तो वो तो पोजीशन बाद में बिगड़ती है, बट समझदारी इसी में है कि वी मे नॉट साइन पर्सनल गारंटी। बट प्रॉब्लम मैंने बता दिया, बैंक विदाउट पर्सनल गारंटी आपको लोन देने वाली नहीं है, अनलेस यू आर वेरी वेरी रेप्यूटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, या योर बिजनेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो बात अलग है। जैसे कि सपोज कोई फॉरेन में कंपनी है, कोई कंपनी फॉरेन में है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी है इंडिया में,
वो सब्सिडरी इंडिया से लोन लेती है ना, सब्सिडरी को भी तो लोन लेना पड़ता है ना। हो सकता है कि इन दिस सिचुएशन फॉरेन डायरेक्टर मे नॉट साइन द पर्सनल गारंटी, क्वाइट पॉसिबली। आप समझ में आया? क्वाइट पॉसिबली। बट फिर वहां क्या करती है बैंक पता है? वो बैंक बोलती है कि होल्डिंग कंपनी शुड गिव अ गारंटी कि सब्सिडी फेल हो जाएगी तो होल्डिंग कंपनी लोन भरपाई कर देगी। बट इंडिविजुअल से शायद पर्सनल गारंटी ना ले, पॉसिबल है। इट्स ऑल निगोशिएशन। देखो बैंक बिजनेस करती है, एक बात लाइफ में याद रखना, यू निगोशिएट विद बैंक फॉर एवरीथिंग। डिपेंड, आपका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, आपकी बात बैंक मानेगी। आपका बार्गेनिंग पावर वीक है तो बैंक आपकी बात नहीं मानेगी। सोच के आंसर दो, पहले बैलेंस शीट टोटल किया जाता है कि पीएनएल? आप 11th-12th में क्या करते थे? सोच के आंसर दो, पहले टोटलिंग किसका किया जाता है? भले एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंटेशन में बैलेंस शीट पहले लिखते हैं, पीएनएल बाद में लिखते हैं, शेड्यूल नंबर भी तो देखो वैसे ही है, बट टोटलिंग में पहले पीएनएल किया जाता है क्योंकि वहां का नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में लिखना होता है। सो स्टार्ट करिए। चले 1,69,750। फिर ये बताइए कितना है? 72,700। इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, इंटरेस्ट पेड तो एक ही है। क्या आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल मुझे कोई बता सकते हैं? क्या आप में से कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल बता सकते हैं? इज दैट 1,02,000? क्या बताओ ना, इज दैट? $1,02,000 क्लियर? फिर प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज का भी तो टोटल बताओ। चलिए एक्सपेंस शेड्यूल का सब टोटल हो गया, मेन आंसर में लिखो। एक्सपेंसेस शेड्यूल का टोटल हो गया। 1,02,000 1,02,000 है, 1,00,200, 1,02,000। सर कुछ दूसरा आ रहा है। नहीं चेक कर लो, मैंने चेक किया, आई थिंक सो मैंने किया, मेरे कैलकुलेटर पर सामने ही अभी फिगर। टोटल चेक करो, 1 2 3 4 5 6 आइटम्स आते हैं। इवन अदर्स वुड हैव गिवन मी द आंसर। अब चेक कर लो, 82,700 है, 5,600 है, 5,400 है, 2,400 है, 1,200 एंड 2,700। क्लियर? चलिए इधर लिखो, मेन में, मेन पीएनएल में लिखो ये बात है। $169,750 242 450। चेक कर लो टोटल। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस and provisions and contingencies। टोटल करिए। टोटल करो, टोटल। जो लोग कल का वीडियो मिस किया है तो उनके पास ये फॉर्मेट रेडी नहीं होगा, तो आप वीडियो पोस्ट करो, फॉर्मेट बनाओ एंड फिर फिल करो। वीडियो 78,938 प्रॉफिट। 78,938 सही जवाब। 78,938 सही जवाब। वो प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस 25,000 है, टोटल हो गया 103,938 सही जवाब।
वीडियो देखने वाले को क्या करना है, वीडियो पोस्ट करके फॉर्मेट बनाना है, ऑब्वियसली, है कि नहीं? ये फ्लेक्सिबिलिटी है वीडियो की। इनफैक्ट आपको कोचिंग क्लास लगता ही नहीं है, जो सीए कर रहे हैं ना, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। नॉट नेसेसरी मेरा, मैं तो खाली अकाउंट्स दे रहा हूँ, बट रिस्पेक्टिव टीचर सब लोग सब कुछ देते हैं, ओनली थोड़ा सर्च करना पड़ता है। बट ओनली थिंग इज दैट क्योंकि वो फ्री होता है ना, कमिटमेंट नहीं होता है हमारा। आपने देखो ना, आप में से जिसका लेक्चर मिस हो गया, अभी तक सोचा ही है, खाली सोच ही रहे कब से कि वी विल कवर अप, बट ऐसा हो नहीं रहा है, कवर अप हो नहीं रहा है। एनीवे, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, कितना होता है? 25% ऑफ करंट नेट प्रॉफिट। करिए, कितना कितना दिन ऑफ फोन पे? सर 25,985। करंट ईयर नेट प्रॉफिट बताओ कितना हो गया? 78,938। तो 938 का 25% बताओ कितना हो गया? सर 19,735। 19,735। यस सर। 19,735। सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी इसकी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व होता है ना, तो रिजर्व फंड में ऐड करो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स 25% ऑफ 78,938, 19,735 रिजर्व्स में ऐड करो, ऐड ट्रांसफर। $19,735 P&L appropriation to reserves. P&L appropriation to reserves हो गया, सम खत्म हो गया। अब जो भी बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना हो जाएगा? मेरा टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओपनिंग एंड एवरीथिंग वाज 103,938, उसमें से 19,735 मैंने ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व किया है एंड 7,400 का डिविडेंड दिया है। तो बैलेंस बताओ कितना है? सर 76,703। उधर लिखते हैं बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट, 76,703 है। ये कौन सा ऐड में लिखेंगे? 76,703। इसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं ना, बैलेंस मतलब बैलेंस शीट, याद करिए। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वर्टिकल फॉर्म में। 76,703 पीएनएल बैलेंस। अब मेरे बैलेंस शीट के शेड्यूल के टोटल बाकी है ना, कि कर दी है? बाकी है 76,703 पीएनएल में, 76,703 पीएनएल में लिख दिया। चलिए बैलेंस शीट के सब शेड्यूल्स के टोटल करके बाहर लिखो। सर कैपिटल से शुरू करें 650। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैपिटल से ही 1,50,000 से शुरू करना है, बिल्कुल सही है। कैपिटल हमारा 1,50,000 था। रिजर्व्स एंड सरप्लस टोटल मारिए कितना आता है? सर 196,438।
Yes. 196,438. Deposits 10,40,000. 10,40,000. बोरोइंग एक ही है सर. Borrowings 220. Other liability 21,812. 21,812. Other liability. Other liability 21,812. ये कैश इन एंड एक मिनट मैंने मिक्सअप कर दिया ना. एक मिनट. अदर लायबिलिटी 21,812 मैंने गड़बड़ कर दिया लिखने में. 21,812 अदर लायबिलिटी और कैश इन एंड 1,10,000. 10. Balance with other bank 390. Investment 617. 670. एडवांसेस तो 453 कर दिया है मैंने. Yes sir. फिक्स असेट्स 57,500. 57,500. अदर असेट्स 750. कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं है. यस. मेन शेड्यूल में लिखो कैपिटल 1,50,000. रिजर्व 196,438. Deposits 10,40,000. Borrowings 2,20,000. Other liability and provision 21,812. Total check करिए. $16,28,250. Yes sir. Total of the assets 16,28,250. Sir liability. अब liability मैं liability का टोटल बता सकता हूँ. बोलो. लायबिलिटी का टोटल 16,28,250 है. हाँ, हमको कौन सा दोनों बैलेंस शीट का टोटल करना है? एक ही लिख, जो छोटा है वो करने का, सामने लिख देने का. अपना तो बैलेंस शीट टैली होता ही है. क्या बोल रहे हैं आइडिया? और नहीं होता है तो एग्जामिनर का प्रॉब्लम है, हमारा क्या प्रॉब्लम है? उसको चेक करने दो, कहाँ मार्क नहीं देना है. So cash and balance with Reserve Bank 110, balance with other bank 390, 617, advances 4,53,000. Fixed assets and other assets. कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं दिया, बिल्स फॉर कलेक्शन का फिगर भी नहीं दिया. ये जो हमने कल के वीडियो में देखा था ना, लास्ट वीडियो में बिल्स फॉर कलेक्शन का सिंगल फिगर लिखा जाता है, वो यहाँ है. तो ये वाला सम हमारा साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड हो गया है. बट वी हैव मोर टाइम टू गो. We have more time to go. 20 more minutes to go. चले.
शुड आई स्टार्ट? आगे ये वाला सम खत्म हो गया? कितना लोग का ये वाला सम खत्म हो गया है? सर क्या टाइप करा? मतलब क्या टाइप करना है? सम आई फॉर इंटेलिजेंट, और क्या? अपने पास एक ही अच्छा है, आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करें, हो गया तो, क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट ही है ना। अभी किस प्रकार का गेस्ट लेक्चर को एक बुलाना है आपको? क्या एक मेरा एक पेंडिंग है, वो आइजेक वाला स्टूडेंट को बुलाना है, पर अनफॉर्चुनेटली उसने फोन उठाया नहीं है मेरा। अरे कॉल करता हूँ, मैंने मैसेज डाला, आपकी स्टाइल फॉलो किया, मैंने व्हाट्सएप मैसेज डाला तो नो रिस्पॉन्स। अभी देसी स्टाइल में फॉलो करता हूँ, मेरी वाली, सीधा फोन उठाओ। क्या बोल रहे हैं आप? करेक्ट ना? आगे चले, 20 मिनट्स है, ठीक है। आपको कोई स्पेसिफिक एक लेक्चर रखना है, मैं देखता हूँ कब रखूँ। स्टार्टअप टू कॉर्पोरेट, हमने हमारी कंपनी में, खुद की कंपनी में $5 मिलियन का वेंचर कैपिटल लिया था ना, तो हमारी जर्नी कैसी रही स्टार्टअप टू कॉर्पोरेट। वो कैसे मिलता है? चाहिए वो लेक्चर आपको? एग्जाम के बाद रखते हैं ये सब, राइट? टेस्ट के बाद। चलिए 9th नहीं, लेट मी सी कौन सा। अभी जो मैं सम करता हूँ, मेरे इंटर सीए के क्रैश कोर्स में मैं हमेशा करता था, और सीए इंस्टीट्यूट ने लास्ट टू लास्ट ईयर एज इट इज सेम क्वेश्चन सेम फिगर प्रिंट किया था एग्जैक्टली। आप देखो क्या है क्वेश्चन 19, मिल रहा है ना आपको? फ्रॉम द फॉलोइंग, अरे यार ये क्या हुआ? फ्रॉम द फॉलोइंग, अरे वो क्या रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन March 9, ठीक है। March 9 का पीएनएल पूछा है, तो March 9 का तो डेटा दिया है इधर राइट साइड, लेकिन लेफ्ट साइड क्या दिया है? जल्दी बोलो, लेफ्ट साइड क्या दिया है? प्रीवियस ईयर का डेटा सर। हाँ, तुम्हारी लाइफ का पहला और आखिरी सम है, लाइफ का पहला और आखिरी सम, कि जिसमें आपको 2 इयर्स का अकाउंट बनाना है। आपने कभी कोई फाइनल अकाउंट ऐसा किया है क्या, कभी कंपनी फाइनल अकाउंट में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक सो आपने किया है ना, आगे करेंगे। सीए करने वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, और हम तो सीए से भी इंटेलिजेंट लोग हैं, सीए को तो हम नौकरी पर रखेंगे, बराबर ना? सर पर ऐसे सम ना किए है ना करेंगे तो अब भी क्यों करना है? नहीं, मैंने ऐसे कब बोला कि एग्जाम में नहीं हुआ है? मैंने अभी अभी क्या बोला मालूम है? लास्ट टू लास्ट ईयर एज इट इज सीए के क्वेश्चन में सेम टू सेम सम पूछ लिया जो मैंने क्लास में कराया था। और मैं सीए का जब क्रैश कोर्स में हम पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट सीए वाले को, तब मैं हमेशा ये सम करता हूँ, मैं अकेला करता हूँ ये सम, और एज इट इज आया। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। ओनली पीएमएल पूछा है लेकिन नो बैलेंस शीट। क्या बोला? नो बैलेंस शीट, ओनली पीएमएल। शुरू करें 2 इयर्स की लाइन। चलो, बैंक का नाम क्या है? मॉडर्न बैंक लिमिटेड, मॉडर्न बैंक लिमिटेड। तुम भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करूं। 2 इयर्स का है, मॉडर्न बैंक लिमिटेड। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट के लिए 2 कॉलम होगी ऑब्वियसली, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। ऑब्वियसली अमाउंट के लिए 2 कॉलम होती है। अरे यार ये क्या चक्कर है, कंप्यूटर क्या करता है मेरा, समझ में नहीं आ रहा है।
पता है जैसे पेज फुल हो जाता है तो इसमें भी मेरा भी पेज फुल हो गया है क्या? नहीं, सर ये सम भी शुरू करेगा या सिर्फ फॉर्मेट बनाना है? हाँ बोलिए ना। सॉरी, सर ये सम आज करने वाला है या फिर आपको बनाना है? सिर्फ फॉर्मेट नहीं, बनाएगा? पता नहीं है अभी कितना हो रहा है, स्टार्ट तो करो। क्यों, तुम्हारा कोई सीए का क्लासेस अटेंड करना है? नहीं सर। तो मुझे नहीं मालूम है आज होगा या नहीं होगा। ये लाइन तो पहले बनाते हैं। आई डोंट थिंक सो आज हो पाएगा, बट आई थिंक सो लाइन बना के रखना चाहिए, है ना? क्योंकि लाइन बहुत लंबा है ना, शेड्यूल भी बना के रखेंगे ना हम लोग। यू गॉट इट? सर इतना छोटा सा है? नहीं नहीं, छोटा सा किधर है? छोटा सा किधर है? ये देखिए, सम इतना बड़ा है ना। चले, क्या आप देख रहे हैं? Modern Bank Limited profit and loss for the year ended March 9 rupees in 1000, interest earned, other income, interest expended, operating expense, provisions and contingencies, profit loss जो भी होता, profit for the year, profit brought forward, करेक्ट, एंड अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में 6 लाइन छोड़ देंगे हम। अप्रोप्रिएशन एंड व्हाट अबाउट द शेड्यूल नंबर? अप टू 12 बैलेंस शीट होता है, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर नहीं होता है। अच्छा, अभी मुझे वो भी लगेगा ना, क्या बोलते हैं हम लोग ऐसा, शेड्यूल्स, उसमें भी सिंगल कॉलम होगी ओनली करंट ईयर की, कि लास्ट ईयर एंड करंट ईयर दोनों होगा? जल्दी बोलो। शेड्यूल्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा सर current year। दोनों होगा। क्यों क्यों क्यों? एक कॉलम में कैसे बनेगा? दो सर लगेगी दोनों ना। होगा। हाँ, दोनों लगेगी। अच्छा, 10 में लिखा है आई एम ए जीनियस, उसका मतलब नहीं समझा मैं अभी ये टाइम पर। नहीं सर, आपने बोला था ना आई फॉर इंटेलिजेंट, तो मैंने आई फॉर ये लिखा। हाँ, तो इसमें 10 ने लिखा इंटेलिजेंस होना। वाह, मैं बोला ना, मुझे तो बहुत कुछ बातें पता ही नहीं होती है, तुम्हारे से पहली बार पता चलती है ना? चलिए, तो लास्ट ईयर आई मीन 2 कॉलम लगेगी हमको। लास्ट ईयर एंड करंट ईयर दोनों लगेगा। शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, ₹1000 में, इफ यू नोटिस केयरफुली, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है?
ये पहला जो है ना, इंटरेस्ट इनकम को 10 लाइन लगा देना। तो क्या शेड्यूल नंबर आएगा अभी? 13, इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट है। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन नहीं रीड किया अभी तक, पता है ना आपको। फिर अदर इनकम, बाकी सब में 6 लाइन। सो अदर इनकम में 6 लाइन। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 6 लाइन। अच्छा, व्हाट अबाउट ये पीआरपी अड्डा लेट नाइट पार्टी? वो तो पूरा लिखना पड़ेगा, आप देखेंगे कि पूरा सब डिटेल दिया उनका। जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे, नॉर्मली ऑफ कोर्स हम फर्स्ट रीड करते हैं फिर लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन वीडियो देखने वाले सुनो, हम लोग लुकिंग टू द टाइम ये डिसीजन लिया है, क्योंकि मेरा लेक्चर का टाइम खत्म होने पाया है ना। ये पीआरपी अड्डा आप देखेंगे तो सबका सब ट्रांजेक्शन दिया है इसने क्वेश्चन में ही, तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस याद कैसे रखा है पता है ना आपको? नीति एंड प्रियंका के बीच में राहुल गांधी है। अच्छा, कहाँ जाते हैं? अड्डे में। क्या करने के लिए? लेट नाइट पार्टी। कौन सी सिटी में? रियो सिटी। डिटेल भी लिख देना। एंड आपके फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप पर भी लिख देना कि आज का वीडियो देख लो, लाइन भी ड्रॉ करके आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर के पहले, है ना। सो स्टार्ट करूं। पेमेंट्स टू एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज, रेंट, rates, tax and lighting. Printing and stationery. Adda. Advertising and publicity. Director fees and allowances. Depreciation. Auditors fees. Law charges. Postage. On telegraph, repairs and maintenance, insurance, other expenses। और पता है ना, उसके नीचे ही नंबर 17 भी करना पड़ेगा ना, 17 नंबर, बट विदाउट नंबर। वो क्या है 17 नंबर विदाउट नंबर? बोलिए सर। वर्किंग फॉर प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज। यस, फॉर, वो भी 17 नंबर ही है ना, बट विदाउट नंबर। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सब 6 लाइन। हमारा लाइन्स रेडी हो गया। वीडियो देखने वाले
मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वो होगा वीडियो नंबर क्या? सर 5 या 6 होगा। 5वां ये है, सो 6 होगा वो शायद नेक्स्ट वीडियो। ये 5th है तो वो नेक्स्ट 6th होगा। आपका बैच सबसे आगे चल रहा है, एक लेक्चर लेकिन पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपका लेक्चर में छुट्टी आ रही है ना कुछ शायद? हाँ सर, मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम थर्सडे मुहर्रम है। 19th को छुट्टी आ रही है, वो थर्सडे है। अच्छा, हमारा जब एक्चुअल टेस्ट चलता होगा ना, उसमें लेक्चर्स नहीं होंगे आपके केस में, ओनली टेस्ट होगा। अरे यार, ये क्या हो गया मेरा कंप्यूटर? क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? सर क्या हो गया? वही तो, स्क्रीन किधर गायब हो गया मेरा? सर नहीं दिख रही। अरे मेरे को स्क्रीन है ही नहीं तो किधर से दिखेगा? वही तो, गायब कैसे हो गया? ये क्या हो क्या रहा है लेकिन स्क्रीन का मेरा? एक काम करते हैं, मैं इसे ज्वाइन कर लूं? क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, अरे बोलो। नहीं सर, नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा? कैसे नहीं आ रहा है? आवाज तो आ रहा है। नहीं आ रहा है सर। तो कैसे मालूम पड़ा मैं बोल रहा हूँ? आपको आवाज है मेरा अभी? सर एको हो रहा है आपकी आवाज। अरे हाँ ना, इसमें लिखता हूँ मैं, स्क्रीन गायब। कैन यू हियर? नो सर। क्या झूठ बोलता है तू? यस सर। सुन नहीं सकता है तो जवाब कैसे देगा? बट प्रॉब्लम है कि मेरा स्क्रीन किधर गया? ठीक है ना सर, वैसे भी हो ये गया तो है। रहा सर, हाँ आप वो दिख तो तो ठीक रहे है, हो बट आपके अरे स्क्रीन में। ऐसा कैसे स्क्रीन गायब हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या चक्कर है? अभी आया? नहीं सर। स्क्रीन आया? ठीक है ना, 1 मिनट है, छोड़ो ना। नहीं आया। नहीं आया ना? हाँ, बट वो वेरी इट इज गॉन। 1 मिनट, वो स्क्रीन गया किधर? सर व्हाट हैपेंड सर? क्या घूम गया? स्क्रीन गायब हो गया ना? अच्छा सर, कोई नहीं, आ जाएगी वापस। हाँ, सर पर मैं मेरे आप तो हमें दिख रहे हो। छुट्टी में मेरा मोबाइल पर मैं ट्रांसफर करता हूँ। मैं मोबाइल पर ही ज्वाइन करता हूँ। मोबाइल पर ये ट्रांसफर कर लिया डिवाइस, मेरी मीटिंग इधर ट्रांसफर कर ली। सर आप तो हमें दिख रहे हो सर। मैं मोबाइल पर ही आ गया हूँ अभी। ये सर मोबाइल ये है। क्या लिखा है आपने, माई स्क्रीन गायब, कैन ईयर? हाँ, वो पहले का था। अभी तो मैं मेरी मोबाइल पर आ गया हूँ। ये मेरा गार्डन है, दिख रहा है क्या मेरा गार्डन नीचे का? नहीं सर, बिल्डिंग दिख रही है। अरे ऐसे कैसे चलता है अभी? नहीं सर, अरे दिख रहा है। अरे छोड़ो, अभी मैं मीटिंग बंद करता हूँ। मेरा प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग का है, हमारा रिकॉर्डिंग था ना। बाय सर। चलो बाय बाय, मेरे को रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है पहला। सर हम कर देते, रुको सर मैं कर